नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो स्टेट पेपर सेकंड है, उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएँगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास और काव्य शास्त्र का जो भी टॉपिक है, रस छंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, ये हम कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं। इसलिए हम दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इनका अध्ययन करेंगे। तो रचनाओं के क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। उन 6 का सभी 6 कहानियों को दोस्तों हम पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं। तो 3 उपन्यासों में दोस्तों हमने सबसे पहले गोदान उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था और पूरा उपन्यास पूरे विस्तार के साथ में हमने अध्ययन कर लिया है और वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद हमने मैला आंचल उपन्यास शुरू किया था। जैसा कि मैला आंचल उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 44 अध्याय हैं और दूसरे खंड में 23 अध्याय हैं। तो हम दोस्तों पहले खंड के सभी 44 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और दूसरे खंड के भी 20 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 21वें, 22वें और 23वें अध्याय का अध्ययन करके संपूर्ण मैला आंचल उपन्यास को पूर्ण करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है मैला आंचल उपन्यास किसके आगे के भाग, तो दोस्तों पहले प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से मैला आंचल उपन्यास के जो वीडियो बने हैं मैला आंचल उपन्यास के, उनको देखिए, तब आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 20 से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो पहले दोस्तों मैला आंचल उपन्यास के खंड 1 के अध्याय संख्या 1 से 44 तक देखिए, फिर खंड 2 के अध्याय 1 से लेकर 20 तक देखिए, फिर आज 21वें, 22, 23 अध्यायों का अध्ययन करिए आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है कि बीपीएससी टीयर 3.0 तीसरे फेज की भर्ती मार्च में है और चौथे फेज की अगस्त में। तो उसके लिए कमर कस लीजिए और जितनी जल्दी हो सके प्लेलिस्ट में देख करके सभी वीडियो को जल्दी जल्दी देखिए और पूर्ण करिए इसके आगे, क्योंकि हमको बीपीएससी की भी तैयारी करना है, स्टेट की बस नहीं तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है वो सार्थक हो सके। हिंदी विषय के लिए हमने कहा था कि सभी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए हम जितना हमसे हो सकेगा सभी स्टेट के उतना हमारा सहयोग रहेगा, बशर्ते अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तब। चलिए दोस्तों आते हैं अपने विषय वस्तु पर। मेरीगंज गांव के एकमात्र मालिक एक छत्र जमादार। मेरीगंज गांव के एकमात्र मालिक एक छत्र जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ मल्लिक का खमहार देख लो। जिस बड़े चौताल पर एक पंक्ति में बैठकर गांधी जी के श्राद्ध के दिन लोगों ने सर्व सरब घटन भोज खाया, उसी को घेर कर खलिहान बनाया है तहसीलदार साहब ने। 10 बीघे का घेराव है। राम कृपाल सिंह अपनी बची खुची जमीन फसल सहित तहसीलदार के यहाँ सूद रेहन रख कर तीरथ करने जा रहे हैं काशी केदार जी, जहाँ तक जा सके। तहसीलदार साहब ने कहा बाकी रुपया जहाँ से लिखिएगा मनी ऑर्डर से भेजते रहेंगे। बाकी खजाना, घर खर्चा, जाड़े का कपड़ा, सकल दीप के प्राश्चित और सत्यनारायण पूजा के लिए खिलावन 200 रुपया मांगने गया। तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया, हाथ में एक पैसा नहीं है। घर के पिछवाड़े की जमीन जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था, लिख दी तो 300 दिए। सब मिलाकर 5000 मन से क्या कम होगा धान इस बार। तो दोस्तों इस बार कितना मन होगा तहसीलदार साहब के पास? 5000 मन से क्या कम होगा धान इस बार। तंत्रीमा छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली, धनुषधारी छत्री टोली और गहलोत छत्री टोली के जन मजदूरों की हांडी माघ महीने में ही टंग गई है। खमहार में जितना धान हिस्सा होगा उससे चौगुना तो कर्जा है, सब काट लिया जाएगा और इस बार तो लगता है गांव में गुजर नहीं चलेगा। खिलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल एक ही हल चलावेंगे। एक हल अधहरी आधा हल पर चलेगा। राम कृपाल सिंह ने तो खेती बाड़ी उठा ही दी, बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिवशक्कर सिंह 2 हल चलावेंगे। तहसीलदार साहब इस बार ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बेतार कहता था उसी में सब कुछ होगा, हल, चौंगी, बिधा, कोड़कमान, कांदी, गोरा और धनकटनी भी। आदमी की क्या जरूरत, पानी का पप्पू आवेगा, पानी का पंपू आवेगा। इंद्र भगवान की खुशामद की जरूरत नहीं,
कमला नदी में पंपू लगा दिया, मशीन स्टार्ट कर दिया और हथिया सूड़ इंद्रधनुष की तरह सब पानी सोख कर खेत पटा देगा। जब इंद्र भगवान को ही नून नींबू चटा रहे हैं तहसीलदार साहब, तो आदमी उनके हुजूर में क्या है। कटिहार में एक जूट मिल और खुला है, 3 जूट मिल। चलो चलो 2 रुपया रोज मजदूरी मिलती है, गांव में अब क्या रखा है। एक महात्मा जी का भरोसा था, उनको भी मार दिया। बालदेव से पूछो ना, महात्मा जी की जगह पर अब कौन आवेंगे। जवाहिर लाल। अगर महात्मा जी तो एक ही कोपीन पहनते थे। बिरची कहता है, जहाँ सभी जात भाई का 12 बरन का ऊंच नीच का पत्ता जूठा हुआ है, उस खमहार में बरकत तो उधियाकर होगा। तहसीलदार साहब आज कह रहे थे, इस बार सभी को अपने हिस्से में से औकात मुताबिक धान देना होगा। 1 कट्टा, आध कट्टा, 1 सेर, आध सेर। महात्मा जी का चन्ना हो रहा है। महात्मा जी का चन्ना क्या होगा। चन्ना श्राद्ध तो हो गया। नहीं, रहुआ के गुरुबंशी बाबू ने दिल्ली में आकर 1 करोड़ या 1 लाख पता नहीं, 1000 याद नहीं, मगर 1 मोट रुपया गुरुबंशी बाबू ने जवाहिर लाल को जाकर दिया है। महात्मा जी का चन्ना सुनते हैं और भी देंगे। अरे कौन हल्ला करता है इधर। अरे कौन। रमपियरिया है। रमपियरिया और रमपियरिया की माँ के गले की आवाज़ सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है। आज लगता है मारपीट ज़्यादा हुई है। रामदास गुसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है, एक न एक दिन वह भी खून करेगा। साला इन्हीं लोगों के पाप से धरती दलमला रही है। भ्रष्ट कर दिया। अब वह मठ है लाल बाग मेला का मीना बाजार हो गया। 10-10 कोस का लुच्चा लफंगा सब आकर जमा होता है। तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे पर सुमृत दास के साथ कागज पत्तर ठीक करते रहते हैं। किसी दिन सुमृत दास सीढ़ी पर लड़खड़ाकर गिर जाता है। संथालों के घर में चुलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है। गंगाई मांझी रोज आधा कट्टर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतरकर खूब हल्ला करते हैं। कमली की माँ को, कमली को, सेबिया बूढ़ी सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते हैं। एक रात को तो इतना मात गए तहसीलदार साहब की कमली की माँ डर से छाती पीटने लगी थी। ऐसी खराब गाली तो जिंदगी में कभी एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुनी गई। कमली की बंद किवाड़ के सामने आकर जोर जोर से बकने लगे। कमली दरवाजा खोलकर बाहर आई और बोली, बाबा मुझे जो सजा देनी हो दो, मगर माँ को गाली मत दो, उनका क्या कसूर है। कमली को देखते ही तहसीलदार साहब का नशा उतर गया। वे ऊपर भागे। उस दिन से माँ कमली को 1 मिनट भी अकेली नहीं छोड़ती। बिलार को देखकर बच्चे वाली बिल्ली की सतर्क आंखें कैसी हो जाती हैं। कमली की माँ को डर है। तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। 1 सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिला कर दिया उन्होंने, कमली को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है। उन पर कैसे विश्वास किया जाए, ना जाने कब क्या कर दे। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर धान दबनी कर जो मजदूरी मिलती है, खलिहान पर रही बाकी मोजार हो जाता है। नाई धोबी और मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार। मिल का भोपा बजता है रोज। सुनते नहीं, बुला रहा है, आओ ओ हो। रात के सन्नाटे में जोतकी काका की खांसी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ती है। खाएं। दिन में ठीक दोपहर को अमड़ा गाछ पर बैठकर कागा जिस तरह बोलता है, ठीक उसी तरह खाएं। खाएगा, सबको खा जाएगा। पिंगल वर्णा देवी क्रमशः बढ़ी आ रही है। उसके हजारों गढ़ दांत निकालने हैं। जीभ लपलपा रही है, खाएगा। भयार्त शिशु की तरह सारा गांव कोहरे में दुबका हुआ थर-थर कांप रहा है। खबरदार हो या खबरदार। तहसीलदार साहब ने खलिहान जोगने के लिए 3 संथालों को और ड्योढ़ी के पहरा के लिए पहाड़िया सिपाहियों को बहाल किया है। 1 नाल बंदूक का लाइसेंस फिर मिला है। चलित्तर कर्मकार जब तक पकड़ाता नहीं है, पैसे वालों को रात में नींद नहीं आएगी। पहरे वालों की बोली भी डरावनी मालूम होती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही एक रोशनी जलती है, बहुत तेज, फिर रात में और फिर भोर में। बालदेव जी जगे हुए हैं, शाम को पुरैनिया से लौटे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। पुरैनिया जाने के समय लक्ष्मी ने 52 दास का बस्ता
गांधी जी की चिट्ठियों वाला बस्ता देते हुए कहा था। लघुशंका करने के समय पॉकेट से निकालकर गांगुली जी से वह भेंट करने गया था। गांगुली जी ने पूछा था, बावन दास ने कुछ दिया है आपको? गांगुली जी ने पूछा था कि बावन दास ने कुछ दिया है आपको? जी नहीं। बालदेव जी इस जाड़े के मौसम में भी पसीना पसीना हो गए थे। ना जाने क्यों गांगुली जी अचानक उदास हो गए। बालदेव अब जान रहे थे इन चिट्ठियों को नहीं दे सकता। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहरलाल नेहरू जी बावन दास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यूं भी आज तक जितने लीडर आए सबों ने बावन दास से ही हंसकर बातें की। उस बार मिनिस्टर साहब आए, बड़े बड़े लीडरों, मारवाड़ियों ने, वकीलों, मुख्तियारों और जमींदारों ने दस्तखत करके दरखास्त दिया, भगवती बाबू सरकारी वकील को कांग्रेस का मेंबर बहाल कर दिया जाए। मगर मिनिस्टर साहब ने बावन दास से पूछा, क्यों बावन दास जी, भगवती बाबू बहाल नहीं हुए? आखिर बावन की ही बात रही। भगवती बाबू ने 42 में सुराजिया को फांसी पर झुलाने के लिए खूब बहस किया था। और ये चिट्ठियां नहीं, वह हरगिज नहीं देगा। लक्ष्मी को ना जाने क्या हो गया है। जिस दिन से बस्ता मिला दोनों बखत सत्संग के समय सिर छुलाकर सामने रखती थी। रोज चंदन और फूल चढ़ाती थी इस पर। कभी कभी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ती और रोती। पुरैनिया से लौटने पर कुशल मंगल पूछना तो दूर, पूछ बैठी, गंगुली जी को दे दिया ना? हाँ हाँ दे दिया। इतना न प्रतीत था तो मेरे हाथ में दिया ही क्यों था? बालदेव जी को नींद नहीं आ रही है। बैलगाड़ी पर पुआल के नीचे बस्ता छिपा कर रख दिया है। धूनी तो धू धू कर जल रही है। बालदेव जी उठकर बाहर जाते हैं। होए खबरदार, पहरू चिल्लाता है। होए खबरदार, पहरू चिल्लाता है। बालदेव जी धूनी के पास बैठकर लकड़ियों को जरा इधर उधर करते हैं, फिर कनखी से लक्ष्मी के बिछावन की ओर देखते हैं। धीरे से बस्ता निकाल कर खोलते हैं। उनका सारा देह सिहर रहा है। जीभ सूख कर कांट हो गई है, मुंह में थूक नहीं है। धूनी की आग लहलहा उठी है। लकड़ियां चिटचिट बोलती हैं। बालदेव ने एक चिट्ठी निकाली। दुहाई गांधी बाबा, बाबा रे, लक्ष्मी बिछावन पर से ही झपटती है। गुसाई साहब, छी छी, यह क्या कर रहे हैं? सदगुरु हो, क्षमा करो। बालदेव, पापी हत्यारा। धूनी की आग लक्ष्मी के कपड़े में लग जाती है। लगने दो आग, मुट्ठी खोलिए, बस्ता दीजिए बालदेव जी, मैं जलकर मर जाऊंगी। मगर बालदेव जी की कसी हुई मुट्ठी खुल जाती है। लक्ष्मी बस्ते को कलेजे से चिपका कर खड़ी होती है। कमर से लिपटा हुआ कपड़ा खुद ब खुद गिर पड़ता है। बालदेव जी कमंडल से पानी लेकर छींटते हैं। हे भगवान, सदगुरु हो, जय गांधी जी बाबा, जय बावन दास जी। हा लक्ष्मी रो रही है। वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी रो रही है। लक्ष्मी के हाथ पांव जल गए हैं, बड़े बड़े फफोले निकल आए हैं। बालदेव जी अपनी मसहरी में आकर छिप जाते हैं। लेटकर सोचते हैं, नहीं, अब यहाँ रहना अच्छा नहीं। वह किस मुंह से यहाँ रहेगा? लक्ष्मी की ओर अब वह निगाह उठाकर कभी देख नहीं सकेगा। वह पुरैनिया जाएगा, वहीं से चंदन पट्टी चला जाएगा। वह अब अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी जाति की पार्टी में हैं। यह तो राजनीति है। लक्ष्मी क्या समझेगी? काशी जी का ब्रह्मचारी तो लगता है। अब यही खुट्टा गाड़ेगा, ठीक है। नहीं, लक्ष्मी पर जाते जाते कलंक लगाकर नहीं जाएगा वह। गुसाई साहब उठिए, सत्संग का समय हो गया। लक्ष्मी कराहते हुए उठती है। सारा देह जल रहा है। रोज की तरह लक्ष्मी उठती है। उठकर बालदेव जी के बिछावन के पास आती है। मसहरी हटाकर बालदेव जी के अंगूठों में आंखें लगाती है। साहेब बंदगी। बालदेव जी रोते हैं सिसकियां लेकर। लक्ष्मी, उठिए गुसाई साहब। अब दोस्तों देखते हैं 22वां अध्याय। 3 महीने बाद 1948 साल 3 महीने बाद 1948 साल के अप्रैल की एक सुबह इस इलाके में अखतिया पदुआ पहदे बाने वाले किसानों को चाहिए कि सूरज उगने के पहले ही खेत को चार चास कर दे। भुरकुआ तारा जगमग कर रहा है। कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही है। लगता है नीलकमल खिला है। कंधे पर हल लिए मरियल बैलों को हाँकता हुआ जा रहा है बिरंची। कोयरी टोला के सोबरन का 3 बीघा खेत मनकुत्ता पर जोतता है।
मगर इस साल टोटा पड़ेगा। उसकी सूरत दिया सलाई की डिबिया में जैसे हलवाहे की छापी रहती है, एकदम दुबला पतला, काला कलूटा, कमर में बिष्ठी वैसी ही है। खिलावन अब खुद भैंस चराता है। खिलावन दोस्तों अब खुद भैंस चराता है। 3 बजे रात में भैंस जैसा चरती है वह दिन भर में नहीं चरेगी। अब तो उसको अपना रमना चरागाह है। अब तो उसको अपना रमना रमना मतलब चरागाह भी नहीं है, इसलिए धत्ता की ओर ले जाता है। खिलावन यादव यादव टोली का मंडर भैंस चराकर लौट रहा है। आसमान साफ हो रहा है, सबके चेहरों पर सुबह का प्रकाश पड़ता है। झमाई हुई ईंट जैसे चेहरे। तहसीलदार साहब का ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर साहब निकले। भट 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 भट। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े, हाथों को पीछे की ओर बांधे टहल रहे हैं। भट 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 भट। छत दलकती है, उसी के ताल पर उनका कलेजा धुकधुका रहा है। कौन आ रहा है? कौन? सेबिया। चुप, धीरे से। क्या क्या? तहसीलदार साहब पूछते हैं। ऊ बतहा नाती भैलइहों। सेबिया हंसती है। चुप, जिंदा है या? उह गुजूर गुजूर घेरछे। उफ भगवान। तहसीलदार साहब थर-थर कांप रहे हैं। कमला नदी के उस पार, अधपके रब्बी की फसल के उस पार, सेमलबाड़ी के जंगल के उस पार आसमान लाल हो गया है। दक्षिण कोठी के बाग में गुलमोहर की लाल लाल डालियां दमक उठती हैं। ड्योढ़ी के उस पार बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं जाने पावे। इंतजाम हो रहा है, कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। यदि बच्चा जोर से रोए, अय गला टीप दो, मार डालो। दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर रोज श्रद्धांजलि अर्पित होती हैं। संसार के किसी भी कोने का, किसी भी देश का आदमी आता है, वहां पहुंचकर अपनी जिंदगी को सार्थक समझता है। कलीमुद्दीपुर में नागर नदी के किनारे, दोस्तों जहां बावन दास गया था वहीं की बात है। कलीमुद्दीपुर में नागर नदी के किनारे चोर घट्टा के पास साहुड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई खद्दर की झोली को किसी ने शायद टपा दिया है। कौन लेगा? दुलारचंद कापरा ने 1 महीने के बाद जाकर देखा। झोली तो लटक रही है डाली से। जिला कांग्रेस का कोई भी वर्कर देखते ही पहचान लेगा। कौन दोस्तों? जिला कांग्रेस का कोई भी वर्कर देखते ही पहचान लेगा। बावन दास की झोली है। झोली कापरा ने टपा दी, मगर झोली का फीता अभी भी डाली में झूल रहा है। किसी दुखिया ने इसे चेथरिया पीर, जिस पेड़ को पीर समझकर चीथड़ा चढ़ाते हैं, समझकर मनौती की है। अपने आंचल का एक खूंट फाड़ कर बांध दिया है। मनोकामना पूरी हो तो नया चेथरा चढ़ाऊंगी। बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वह गिरह बांध रही है। 2 चीथड़े। पूर्णिया जेल के सामने बड़ा पुराना वटवृक्ष है। उसके नीचे सूखी हुई पत्तियां हवा में इधर उधर उड़ रही हैं। वट के बाद बंधाए चबूतरे के पास एक युवती खड़ी है, साथ में है प्यारू। खाली देह पर एक पुराना गमछा रखे, सिर्फ जांघिया पहने एक वार्डर साहब बार बार बारीक से निकलकर युवती को देखते हैं। आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं? युवती ने गर्दन हिलाकर कहा। नहीं। वार्डर साहब प्यारू की ओर देखते हैं। प्यारू इस वार्डर को जानता है, बड़ा बेवकूफ है। हमेशा खराब खराब बात बोलता रहता है। वह मुंह फेर लेता है। जेल का लौह कपाट झंझनाकर खुलता है। युवती के चेहरे पर से प्रतीक्षा की बेचैनी हट जाती है। उसके चेहरे पर हाल ही में जो छोटी छोटी झुर्रियां पड़ गई थी, धीरे धीरे खिल पड़ती हैं। डॉक्टर इस तरह मुस्कुराता, डेग बढ़ाता, हाथ में छोटा बैग लिए आ रहा है, मानो लेबोरेटरी से छुट्टी पाकर लौटा है। प्यारू का चेहरा देखने काबिल हो रहा है। वह अपने अंदर में उठने वाले खुशी के आवेगों को दबाता है, किंतु उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ है। तुम भी किसी जेल में थी क्या? नहीं बाबा, ऐसी किस्मत लेके नहीं आई। झुको, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। युवती रूमाल से सूखे बेलपत्तर और फल निकाल कर डॉक्टर प्रशांत के सिर से छुलाती है। तब प्यारू, क्या हाल है? ममता, प्यारू से बातचीत हुई है या नहीं? सुबह से और कर क्या रही हूँ? ममता हंसते हुए कहती है। घोड़ा गाड़ी बुलाइए प्यारी चांद सरकार।
प्यारू हंसता लंगड़ाता कचहरी की ओर जाता है। 3 बजे रात में पहुंची पूड़िया स्टेशन। ज्योति दी तो आजकल यही है ना, उनके डेरे पर गई। सुबह उठकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गई। दस्ता आर्डर साथ में था तुम्हारी रिलीज का। ज्योति दी ने कहा, यदि कलेक्टर साहब टूर पर निकल गए तो फिर देर हो सकती है, तो अभी कहाँ चलना है। ममता मुस्कुराती है, तुम मेरीगंज नहीं चलोगी? क्यों नहीं, मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है। एसपी साहब का चपरासी खत लेकर आया है। एसपी साहब ने डॉक्टर को अपने बंगले पर निमंत्रित किया है। अब दोस्तों देखते हैं 23वां खंड, 23वां अध्याय दूसरे खंड का। तहसीलदार साहब अब नीचे नहीं उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं। दिन भर ताड़ी पीकर रहते हैं, रात में संथाल टोली का महुआ का रस। कभी होश में नहीं रहते हैं। सुमृत दास बेतार से रोज पूछते हैं, सोचा उपाय? मेरा तो मगज नहीं काम कर रहा है तो लो एक गिलास पियो साले। यदि कहीं बोले तो देख लो बंदूक। कमली की माँ दरवाज़ा कभी नहीं खोलती। कुएं की ओर खुलने वाला दरवाज़ा कभी कभी खोलती है। कमरे के अंधकार में एक कोने में एक छोटा सा दीप जल रहा है। कमली की गोदी में उसका शिशु कपड़े में लिपटा सो रहा है। कमली कजरौटी में काजल पार रही है। भट भट भर्रा एक स्टेशन बैगन पूर्णिया मेरीगंज रोड पर भागी जा रही है। चलते समय ममता की नज़र बचाकर प्यारू ने डॉक्टर के हाथ में एक लिफाफा दिया है। आगे ड्राइवर की बगल में बैठा हुआ प्यारू कभी कभी गर्दन उलटकर पीछे की ओर देखता है। डॉक्टर साहब चिट्ठी पढ़ रहे हैं। प्राणनाथ, कमली की चिट्ठी है, 1 सप्ताह पहले की चिट्ठी। प्राणनाथ, पता नहीं समय पर यह पत्र तुमको मिले या नहीं, देर या सवेर कभी भी मेरी यह चिट्ठी तुम्हें मिल ही जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तुम जानते हो अब मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारा कैसे लिखूं? माँ कहती है यदि तुम किसी तरह बाबा को लिख दो या मालूम करा दो कि मेरी होने वाली संतान के तुम पिता हो तो मैं जी जाऊं। विश्वास नहीं करती माँ। बाबूजी अब एकदम पागल हो गए हैं, ना जाने कब क्या हो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हो कमला, विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। डॉक्टर एक ही सांस में इतना पढ़ गया। इसके बाद उसने ममता की ओर निगाह डाली। रात भर की जगी ममता गाड़ी के हिचकौले पर मीठी झपकी ले रही है। चोट लग जाएगी। और कितनी दूर? ममता जाग कर पूछती है। और 1 घंटा प्यारू कहता है। डॉक्टर आगे पढ़ता है, बाबा तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। नहीं। अय ममता पूछती है, क्या है? डॉक्टर ममता के हाथ में पत्र देकर बाहर की ओर देखता है। प्यारू गर्दन उलट कर डॉक्टर साहब की ओर देखता है। ममता आंखें मलती हुई पढ़ती है, प्राणनाथ, किसकी चिट्ठी है? कमला की। ममता पढ़ रही है। डॉक्टर ने एक बार ममता की ओर देखा। ममता को नींद से माती आंखें एक बार चमकती हैं। पत्र शेष करके वह पूछती है, और कितनी दूर? अब और 1 घंटा। रास्ता कच्चा है। और वह गणेश कहाँ है? उसकी तो एक लंबी कहानी है। ब्रह्मा समाज मंदिर में उसे रखवा दिया था। ना जाने कहाँ से उसके एक चाचा ऊपर हो गए। बहुत बखेड़ा हुआ। जाति धर्म का बाउंडर उठाया। मैंने भी कह दिया ले जाओ, उससे भैंस चरवाता है। प्यारू कहता है, उसके गांव का आदमी बराबर कचहरी आता है ना। मैंने मेडिकल गजट में तुम्हारी रिपोर्ट दे दी है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट है। जंगली जड़ी बूटी और यहाँ के गांवों में प्रचलित टोटकों के बारे में तुम्हारी चिट्ठियों से सॉर्ट करके लिख दिया। लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है, रिसर्च असफल होने की घोषणा कर दूंगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता है डॉक्टर। तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं। दोस्तों ये कथन एक बार छत्तीसगढ़ पीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसमें पूछा गया था, याद रखिएगा। कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता। तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है। मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं।
डॉक्टर ममता की ओर देखता है एकटक। ममता बाहर की ओर देख रही है। विशाल मैदान, वंध्या धरती, वंध्या मतलब बांझ, वंध्या धरती, यही है वह मशहूर मैदान नेपाल से शुरू होकर गंगा किनारे, यही है वह मशहूर मैदान नेपाल से शुरू होकर गंगा किनारे तक वीरान धूमिल अंचल। मैदान की सूखी हुई दूबों में चरवाहों ने आग लगा दी है। पंक्तिबद्ध दीपों जैसी लगती है दूर से तड़बन्ना के ताड़ों की फगुनी पर डूबते हुए सूरज की लाली क्रमशः मटमैली हो रही है। भर्र सुमृत दास अभी ट्रैक्टर क्यों चला रहा है, कहाँ ले जा रहा है? ड्राइवर से पूछो तो। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर से पुकारते हैं। ट्रैक्टर नहीं है, मोटर है, मोटर। मोटर? कौन है? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? सुमृतदास दौड़कर छत पर जाता है। अपने डॉक्टर बाबू, साथ में एक जलाना है, प्यारू भी है। तहसीलदार साहब हाथ में बंदूक लेते हैं। सुमृतदास थरथर कांपते हुए कहता है, दुहाई ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा काम नहीं करूं तब क्या करूं? प्यारू पुकारता है, मौसी, ओ मौसी। कौन प्यारू? माँ दरवाजे की फांक से कहती है, क्या है डॉक्टर बाबू? एहे एहे सौर सौर ग्रह में कमली का नन्हा रोता है। सौर ग्रह में कमली का नन्हा रोता है। ऐ हैं। ममता जल्दी से किवाड़ के पास जाकर कहती है, किवाड़ खोलो मौसी, मैं हूँ ममता, खोलो तो पहले। किवाड़ के पल्ले खुल जाते हैं। ममता सौर ग्रह के अंदर चली जाती है। डॉक्टर अकेला चुपचाप खड़ा है। सीढ़ी पर खड़ाऊं की आवाज होती है, भारी भरकम आवाज। कोई जोर जोर से पैर पटक कर चल रहा है। कौन है? डॉक्टर। तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं। आइए बैठिए डॉक्टर साहब। सुमृत दास मसूड़े निकाल कर हंसता है। आइए। नहीं सुमृत दास, इससे पूछो कहाँ आया है, किसके यहाँ आया है, क्या करने आया है, क्या लेने आया है, पूछो। सुमृत दास बेतार डॉक्टर के पास आकर कनखी और इशारों से समझाता है, आजकल जरा ज़्यादा ढलने लगी है ना, इसलिए। सौर ग्रह के दरवाजे की फांक से कमली की माँ कहती है, कमली के बाबू कैसे हो तुम? जमाई को? जमाई को क्या? अपने जमाई को क्यों नहीं कहती हो? वह मेरा पैर छूकर प्रणाम कहाँ करता है? डॉक्टर तहसीलदार की चरण धूली लेता है। तहसीलदार साहब अचानक फूट कर रो पड़ते हैं। डॉक्टर साहब को बाहों में जकड़ कर रोते हैं। मेरा बेटा बाबू, मेरा बेटा। सुमृतदास बेतार ने रात में ही घर घर खबर पहुंचा दी। कमली की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। लीजिए दोस्तों, सुमृतदास ने तुरंत रात ही रात में खबर पहुंचा दी। सुमृतदास बेतार ने रात में ही घर घर खबर पहुंचा दी। क्या खबर पहुंचाई? कमली की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। तुम लोग तो जानते हो, 5 पंच को जानकर जब जब शादी की बात पक्की हुई, एक न एक विघ्न पड़ गया। इसलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह कराने को कहा। गंधर्व विवाह की बात किसी को मालूम नहीं होने दी जाती है। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसको देखेगा, तब और लोग। डॉक्टर बाबू आ गए हैं। अब कल छठी के भोज का निमंत्रण देने आया हूँ तुम लोगों को। कल सुबह से ही आनंद बधावा मचेगा। यह तो किस्सा कहानी जैसा होगा, एकदम किसी को पता नहीं। ब्राह्मण टोली के पुरोहित देवानंद झा ने लोगों से कहा, अंग्रेजी फैशन वालों का 7 खून माफ है। ज्योतिकी जी के कानों में बात पड़ी, उन्होंने घृणा से मुंह सिकोड़ लिया। खिलावन यादव ने कहा, पैसा वाला अधर्म भी करेगा तो वह धर्म ही होगा, लेकिन निमंत्रण अस्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं। सुबह को गांव के चमारों ने आकर नाच कर ढोल बजाना शुरू किया। औरतें झुंड बांध बांध कर सोहर गाती हुई आने लगी, लेकिन सबके चेहरे पर एक उदासी, एक मनहूस काली रेखा खुंची हुई है, मन में रंग नहीं। तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोचते हैं, फिर आकर कहते हैं, सुमृतदास, लोगों से कह दो हर एक परिवार को 5 बीघा के दर से जमीन मैं लौटा दूंगा। क्या दोस्तों कहा तहसीलदार साहब ने? कहा क्या कहा दोस्तों तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोचते, फिर बाहर आकर कहते हैं, सुमृतदास, लोगों से कह दो हर एक परिवार को 5 बीघा के दर से जमीन मैं लौटा दूंगा। सांझ पड़ते पड़ते मैं सब कागज पत्तर ठीक कर लेता हूँ, और संथाल टोली में जाकर कहो वे लोग भी आकर रसीद ले जाएं।
1 पैसा सलामी या नजराना कुछ भी नहीं। अरे मैं क्यों दूंगा, दे रहा है नया मालिक। मालिक साहब का हुक्म है, सुनते हो नहीं? रो रहा है वह हुक्म दे रहा है, लौटा दो, दे दो। खिलावन को उसकी जमीन का सावधान दे दो। डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रशांत और ममता की आंखें 4 होती हैं। मुंह क्या देखते हो, मुझे पागल समझते हो? ठीक है, पागल क्यों नहीं समझोगे। योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी विद्या बुद्धि लगाकर कोशिश की, मगर दुर्योधन ने साफ कह दिया, सुई की नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती है उतनी भी नहीं दूंगा। जमीन धरती, 1 इंच जमीन के लिए हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं लोग, और मैं 100 बीघे जमीन दे रहा हूँ। पागल तो तुम लोग हो। अरे यह जमीन तो उन्हीं किसानों की है, नीलाम की हुई, जब्त की हुई, उन्हें वापस दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐलान कर दो, मालिक का हुक्म है। जय 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 हो, बोलिए प्रेम से महात्मा जी की जय। डिंग डिंग डिडिग रिंग रिंग ता धिनता डा डिग्गा झुमुर झुमुर हुर 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 हुर। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब देखो सब चेहरों पर, मुर्दा चमड़ों पर लाली लौट रही है। सैकड़ों जोड़ी आंखें खुशी से चमक उठती है, मानो दीप जले हों। कुमार नीलोत्पल की आज बरही है। किसकी दोस्तों? नाम इसका देखिए क्या है, कमली के और प्रशांत के लड़के का क्या नाम है? कुमार नीलोत्पल की आज बरही है, आज बरहों है। हाँ, ममता ने कमला के पुत्र को नाम दिया है कुमार नीलोत्पल। डॉक्टर ने आज पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया और देखा है, दुबला पतला पीले रंग का रक्त मांस का पिंड। ममता कहती है, पटना ले चलो, 1 महीने में ही तुम्हारा बेटा लाल हो जाएगा। डॉक्टर ने सैकड़ों डिलीवरी केस किए हैं, किंतु कुमार नीलोत्पल कमला का पीला चेहरा लाज से लाल हो गया था। डॉक्टर की गोद में शिशु को देते वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झुकी हुई थी। उसके ललाट पर सिंदूर का बड़ा सा टिप जगमगा रहा था। अंधेरे में खड़ी सिलहूटेड तस्वीर सी खड़ी माँ हाथ बढ़ाकर एक भयावनी छाया के हाथ में अपने शिशु को सौंप रही है। अंधेरा, भयावनी छाया, नहीं नहीं। डॉक्टर ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से नीलोत्पल के हार्ट की धड़कन का अनुभव किया था। आहा, नन्हा सा दिल धुक धुक कर रहा है। सौर ग्रह में 12 दिन के शिशु की लंबी उम्र, सुंदर, स्वस्थ, विद्या बुद्धि और धन संपत्ति के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। डॉक्टर जगा हुआ है, उसका रिसर्च, ममता कहती है, असफल नहीं हुआ है। मिट्टी और मनुष्य में इतनी गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती। क्या कहा ममता ने? असफल नहीं हुआ है। मिट्टी और मनुष्य से इतनी गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती। लेबोरेटरी विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साये में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक, विध्वंसक और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है, मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प, प्रकृति पुरुष, अंड पिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभ चिंतकों को छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। हा हा हा, अट्टहास, व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है। छोटा सा नन्हा सा हिरण हफ रहा है, छोटे फेफड़े की तेज धुकधुकी। नीलोत्पल, नहीं नहीं, यह अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है। तेजोमय छत बिछत पृथ्वी के घाव पर शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। फिर कैसा भय? विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है, उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों से भी नहीं पागलो। आदमी आदमी है, गिन पिग नहीं। सवारी ऊपर मानुष सत्य। अनेक वक्त्र नयन मने का अद्भुत दर्शनम। अनेक दिव्याभरणम दिव्योनेक द्वितीयुधम दिवि सूर्य सहस्त्र। ममता गा रही है,
सुबह हो रही है, बगल के कमरे में तहसीलदार साहब खर्राटे ले रहे हैं। डॉक्टर उठकर खिड़कियां खोल देता है। मटमैली अंधियारी में कोठी का बाग ठिठका हुआ किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गुलमोहर, अमलतास और योजनागंधा की नई कलियां मुस्कुराने को तैयार है। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवाद्यम। प्रशांत, ममता मुस्कुराती हुई कमरे में प्रवेश करती है। सुबह की को हौले हौले बहने वाली हवा जैसी सद्य स्नाता ममता के भीगे बिखरे केस गुच्छ को डॉक्टर छू लेता है। अरे धत, औरतों का भीगा केस नहीं छूना चाहिए, दोष होता है। पूछती हूँ, चाय पियोगे? कुमार साहब का दूध गर्म हो रहा है, लगता है रात भर जगे रहे हो। कुल्ली कर लो, मैं चाय ले आती हूँ। ममता मुस्कुराती हुई जाती है। बेचारी ममता की जिंदगी का एकमात्र विलास चाय। शीला कहती थी, एक बार ममता दी चाय पीने का बहाना ढूंढती रहती है, दिन भर में 10-15 प्याली। चाय की प्याली प्रशांत के हाथ में देते हुए ममता पूछती है, पढ़ गए महात्मा जी की आखिरी लालसा? मैं तो कहती हूँ, यह वह महाप्रकाश है जिसकी रोशनी में दुनिया निर्भय हजारों बरस का सफर तय कर सकती है। ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भींगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। मैं साधना करूंगा, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। ममता हंसती है। मन करता है किसी को आंचल पसार कर आशीर्वाद दूं, तुम सफल हो। मन करता है किसी कर्मयोगी के बढ़े हुए चरणों की धूली लेकर कहूं। कहकर ममता प्रशांत के पैरों की ओर हाथ बढ़ाती है। ममता, ममता दी, लो इसे। दूध फेंकता है। कमली अपने शिशु को गोदी से लेकर हंसती हुई आती है। दो, कैसे फेंकता है, कैसे पिलाती हो? बोतल दो। ममता आलथी पालथी मारकर बैठ जाती है और बच्चे को गोद में ले लेती है। तुमने टैबलेट खा लिया कमला? खा लो। प्रशांत चुपचाप ममता को देख रहा है। प्रशांत दोस्तों चुपचाप ममता को देख रहा है। देखिए, प्रशांत चुपचाप ममता को देख रहा है। शरत बाबू के उपन्यासों की यह नारी अपने विश्वास पर अडिग होकर आज भी आगे बढ़ रही है। रूप बदल दो, नाम बदल दो, समय बदल दो, जगह बदल दो, पर यह कभी बदल नहीं सकती। कमली पूछती है, प्यारू भी पटना चलेगा? हाँ, ममता संक्षिप्त सा उत्तर देती है। आए आए आए, नीलू रोता है। नाना पी लो बाबू, राजा सोना मानिक। नीलू रो मत, अब रोने की क्या बात है प्यारे। ममता हंसती है। कलीमुद्दीपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चीथड़ा और लटका दिया। तो दोस्तों ये था मैलांचल उपन्यास। इसी के साथ मैलांचल उपन्यास दोस्तों समाप्त होता है, यहाँ से यहीं तक था। अब इसके आगे दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य भाग पर, जो इसके बाद त्यागपत्र उपन्यास लगा हुआ है जैनेन्द्र जी का, उस पर हम उसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। सभी वीडियो गोदान उपन्यास के मिल जाएंगे, सभी वीडियो मैलांचल उपन्यास के, सभी वीडियो में क्रम संख्या पड़ा हुआ है। शुरू से देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, सभी कहानियाँ 6 मिल जाएंगी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। और सबका विस्तार से अध्ययन करिए, चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक बने रहिए चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।